दोस्तों, कई बार मन में प्रश्न उठता है कि हम सभ्य हुए हैं या असभ्य होते जा रहे हैं। मोबाइल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो चुका है, परंतु यह मोबाइल क्या हमें खुशी दे रहा है या अशांति की तरफ ले जा रहा है? नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब चैनल पर आज प्रस्तुत कर रही हूँ आगरा निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार हरि मोहन जी की एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। शीर्षक है शून्य में हम। रात थी, खामोशी की अलसाई आंखों में नींद भरी थी। मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप में मैसेज से शेखर की नींद उचट गई। उसके छोटे से कमरे में गहरा कत्थई अंधेरा था। सिरहाने रखा मोबाइल अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। स्क्रीन पर मुक्ता की डीपी थी। वह हंस रही थी, वैसी ही सदाबहार हंसी। उसकी हंसी स्क्रीन से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी थी। अब वह हवा में हंस रही थी, हवा से शेखर के दिल में। यह चमत्कार की तरह था। व्हाट्सएप पर संक्षिप्त सा मैसेज था। सो गए क्या? उत्तर दिया। नहीं तो तुम? मुक्ता ने लिखा। इफ अ कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट लाइट, इफ अ मून कैन नॉट शाइन विदाउट नाइट, देन हाउ कैन आई स्लीप विदाउट विशिंग यू गुड नाइट। शेखर के भीतर का उल्लास मोबाइल के उजास से मिलकर जगमगाने लगा। मन हुआ रिप्लाई कर दे। 12 बज गए थे। उसे जल्दी सोने की आदत है। 10 बजे तक पढ़ना होता है, फिर नींद। लेकिन वह जागी हुई थी। नींद की चिड़िया उड़ चुकी थी। वह शहर में कहीं जाकर बैठ गई थी। वह न तो शेखर के कमरे में थी और न ही मुक्ता के बेडरूम में। उधर से टेक्स्ट मैसेज नहीं आया। ध्वनि आई। सो गए क्या? स्वर में हमेशा की तरह अपनत्व की जादुई छुअन थी। नहीं तो और तुम? कहा शेखर ने, जानते हुए भी कि नहीं सोया। नहीं तो मैसेज कौन करता। उधर से हंसी खनकी, इधर से भी। दोनों खिलखिलाहटों के मिलने से बना इंद्रधनुष मुक्ता और शेखर के कमरों तक उदित हो गया। पता है आज क्या हुआ? मुक्ता ने कहा। क्या? मैं बताना भूल गई। वह मिला था नंबर 2। क्या कह रहा था? कह रहा था मैंने तुम्हारे लिए श्रृंगार के कुछ गीत लिखे हैं, सुनोगी? मैंने बोला अभी मूड नहीं है, फिर कभी सुनूंगी। कहते कहते वह खिलखिलाई। उसकी परिहास की शैली ऐसी ही है। उसकी खिलखिलाहट बता रही थी उसने कैसे उस बेचारे की इच्छा को अंगूठा दिखा दिया होगा। उसका चेहरा बुझ गया होगा। सुन लेती। क्या लिखा है? शेखर ने हंसते हुए कहा। अरे सुनना क्या है, वही सब लिखा होगा। तुम्हारे केश, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी चाल। फिर क्या बोला उसने? कहना क्या था? हमेशा की तरह उसने बोला अभी मूड नहीं है तो फिर कभी सुन लेना। ऐसे गीतों को मुक्ता गाना कहती है। उस बेचारे प्रेमी का मन बुझ गया होगा। शेखर ने कहा। तो क्या, मैंने सबका ठेका लिया हुआ है क्या? बेचारा कवि। मुक्ता के कथन ऐसे ही होते हैं, उपहास लिए हुए, किंतु चेहरे पर भोलापन। कुछ रुक कर बोली, पता नहीं। वह बातचीत में पता नहीं कई बार कहती है। क्या कहना था? उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बोला शिष्ट श्रृंगार है, ऐसा वैसा नहीं है, समय देना सुनने को। बताते हुए उसने यह भी कहा कि कभी कहीं और चलेंगे, वहां सुनाएंगे। शेखर के जहन में पहले मुक्ता का खिलखिलाता चेहरा उभरा। वह हंसी होगी खिलखिलाकर। पहले कहा होगा पता नहीं, फिर कहा होगा देखूंगी, इसके बाद कहा होगा सुनूंगी सर, अवश्य सुनूंगी। उसने अपने कौशल से मूर्ख बनाकर टाल दिया होगा। फिर उस प्रेमी नंबर 2 का चेहरा उभरा। वह इंजीनियरिंग का असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर भी गीत लिखता है। मंझोले कद पर रखा हुआ, चेचक के हल्के दागों वाला बेचारा सा चेहरा, आंखों में चालाकी की चमक, छोटी मूंछों में फंसी हुई
कामुकता की सीलन भरी अंधेरी छाया। वह गीतकार नहीं, खेतों में पक्षियों को डराने के लिए खड़ा बिजूका लग रहा होगा। मुक्ता ने थोड़ा रुक कर बताया कि एक दिन शाम को मेरे मोबाइल में रिचार्ज भरवा कर प्रस्ताव रखा, चलो पार्क में चलते हैं। वह पहले भी पार्क में गई थी। एक एकांत कोना देखकर बेंच पर नहीं, पार्क की हरी घास पर बैठकर देर तक बातें करते रहे थे। अचानक उसने यू टर्न लिया। शेखर के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, तुम कविता शविता नहीं लिखते? शेखर ने इतना ही कहा, कविता तो छोड़ दी, तुम्हारा जीवन, जीवन की कठिनाइयाँ और हर्ष विषाद मेरी कहानियों में हैं। अपनी बात पूरी करके उसने कहा, अच्छा चुप हो जाओ, अब तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। बोर हो गई क्या? अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, वह बोली। बोर नहीं यार, नींद आ रही है, बहुत रात हो गई, तुम भी सो जाओ। ओके बाय, कैच यू लेटर। टेलीफोनिक विदा का कोमल सा क्षण। बाय, टेक केयर, हमेशा की तरह मुक्ता ने कहा और चुम्बन का इमोजी भेजकर दोनों सो गए। याद तुम्हारी टीस बन गई हृदय प्राण की, हर पल तुम ही धड़क रही हो मन में तन में। मन करता है तुमको खुद में समेट लूं, मेरी सांस तुम्हारी सांस में घुल मिल जाए। मुझ में तुम में कोई भेद नहीं रह जाए, मगर कैसे संभव हो अपना मिलना। तुम बस कुछ बोलो, कुछ भेजो। यह कवितानुमा संदेश व्हाट्सएप पर नंबर 3 ने भेजा है। कुछ देर पहले मुक्ता ने फॉरवर्ड शेखर को किया है। पढ़कर वह हंसा। शाम के 5 बज गए थे। शेखर समय के पार्क में प्रतीक्षा की बेंच पर बैठा था। आती ही होगी सोचकर उसने समय देखा, 5:30 हो गए। प्रेमी जन हर मामले में पंक्चुअल होते हैं। अचानक वह आती दिखाई दी। दोनों ने अपने हाथ हवा में लहराए जैसे वे चांद पर मिल रहे हों। उन दोनों को उस बेंच के पीछे खड़े पेड़ के पत्तों में बैठी चिड़िया ने भी देखा। चिड़िया ने भी चहचहा कर उन दोनों का अभिवादन किया। आज की क्या खबर है? शेखर ने पूछा। बताती हूँ, पहले सांस तो ले लूं, वह हाँफती सी बोली। साथ ही हमेशा की तरह उसके चेहरे पर हंसी का उजास था। वह ताजगी से भरपूर थी। कंधों पर लैपटॉप का बैग पैक लटकाए। दूर से आई थी इसलिए सांसें तेज चल रही थी। खुले गले पर उभर आई धमनियों के रक्त में घुली हवा बह रही थी। लगा जैसे वह पूरे शरीर से सांस ले रही हो। आज फिर मिले थे प्रेमी नंबर 3, बताने लगी। उसकी आवाज़ में चिरपरिचित जादू की जगह हल्की आंधी जैसी थी। शेखर ने सारी चेतना मुक्ता के चेहरे पर केंद्रित कर दी। ऐसे क्या देख रहे हो? वह सकुचाई। ऐसे ही, ऐसे देखना अच्छा लगता है। उस क्षण में उसे इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं सूझा। मत देखो, ऐसे मत देखो प्लीज, कहते हुए उसके गालों पर लालिमा फैल गई। उसने कहा, पता है किसी लड़की की ओर नहीं देखना चाहिए। कहते हुए उसकी शर्मीली आंखें दूसरी ओर देखने लगी। वह जिस ओर देख रही थी उधर आकाश बिल्कुल साफ था। वह कुछ ज्यादा ही विस्तृत और लाल हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में 2 काले सूरज चमक रहे थे। उसने अपने आप को भरपूर देख लेने दिया और बोली, बस हो गई तसल्ली? क्या कहता वह? निःशब्द नहीं में मुस्कुरा भर दिया। उस निःशब्द मुस्कुराहट में नहीं भी थी और हाँ भी। उसकी खुशी की हल्की छुअन भी। कुछ रुक कर वह बोला, हाँ अब बताओ। 2 दिन पहले हुई नवंबर की 3 मुलाकात के बारे में बताने के लिए वह जाने कहाँ से लौटी। प्रकट में वह बोली, क्या कहूँ, वही राग आशिकी। वह उलझन में थी। भीतर से प्रसन्न थी या अनिश्चय में, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बात को हल्का बनाने के लिए शेखर ने कहा, तुम आजकल हमें लिफ्ट नहीं दे रही हो। दूंगी भी नहीं, वह तड़ से बोली। उसने हल्की सी बनावटी दृढ़ता के साथ कहा। शेखर ने शरारत के भाव मुक्ता के कोमल चेहरे की ओर देखा। उसके उरोजों के बीच में लटके हुए लॉकेट में लज्जा का जल हिल रहा था। हिल रहे उस जल की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, चलोगी? अरे यहीं बैठते हैं, ये
पार्क अच्छा है ना? लगा वह दूर कहीं से बोल रही है। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम्हारे तीसरे प्रेमी जी? पूछते हुए जैसे उसे पुकारा हो। छी! क्या हो गया इन लोगों को? मैं तो तंग आ गई। वह झुंझला गई। बताओ तो यार, तुम इतनी सीरियसली लेती क्यों हो? सीरियसली कहाँ लेती हूँ? सीरियसली लेती तो जाने क्या होता मेरा? क्यों, कुछ अभद्रता कर दी किसी ने? कल शाम वे मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए थे। बातों बातों में कहने लगे, चलो तुम्हें कहीं और ले चलते हैं, बाहर कहीं, एक रात हम वहीं रहेंगे। कहने के साथ ही मुक्ता के चेहरे पर एक नया सा भाव आकर विलुप्त हो गया। वह उसके चेहरे के भाव को ठीक ठीक पकड़ नहीं पाया कि उस भाव में क्या था, घृणा, खुशी, चिंता या परिहास, या इन्हीं से मिलता जुलता कुछ और। वह कुछ कहे इससे पहले उसने बताना शुरू कर दिया। पूछ रहे थे, कल क्या करती रही? हमने कई बार फोन किया, स्विच ऑफ आ रहा था, कई बार नॉट रीचेबल आ रहा था। तुम हमारे दिल की आवाज नहीं सुनती हो। बताते बताते वह रुकी, हंसी नहीं, जबकि ऐसी बात बताते समय अक्सर वह जोर से हंस पड़ती है। अचानक उसने शेखर को पूछा, शेखर, लोग ऐसे क्यों हैं? आगे जो बोली वह ऐसे लगा जैसे अपने आप से पूछ रही है। शेखर भी गंभीरता से सुन रहा था। उनके 3 लड़कियां हैं, 2 की शादी हो चुकी है, एक लड़का है, वह भी जवान है, बीवी भी ठीक ठाक है, वे खुद भी रिटायरमेंट के करीब हैं। हम लोग उनकी बेटियों की उम्र से भी कम के हैं। 6 अपनी बीवियों से अघाए और चूके हुए पुरुष। हम लड़कियों को न जाने क्या समझते हैं। शेखर की आंखों के सामने प्रोफेसर M.L. सिंह का चेहरा घूमने लगा। उनका सही नाम कम ही लोग जानते हैं। उनका असली नाम मोतीलाल है, लेकिन इस नाम को अभिजात्य बनाने के लिए M.L. सिंह रख लिया है। वे साहित्यकार भी हैं, इसलिए अपना एक कवि नाम बादल भी जोड़ लिया है। श्याम वर्ण, औसत लंबाई, हर समय पान चबाते या विशेष ब्रांड के तंबाकू वाला पान या पान मसाला चुभलाते गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए हुए। बादल जी पूरे कॉलेज में अलग ही दिखाई देते हैं। उनकी रंग पसंद अलग है। अधिकतर वे सफ़ेद रंग का सूट, लाल रंग की शर्ट और काले रंग की टाई में दिखते हैं। मुक्ता ने नहीं देखा कि इस क्षण में शेखर क्या देख रहा है। वह आगे बोलती रही, शेखर, मुझे वह आदमी बुरा लगता है जो आदर्श का मुखौटा लगाकर व्यवहार करता है। वह अंदर से क्या है कोई नहीं जानता। ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। शेखर चुपचाप सुनता रहा। क्या करूं? शेखर कुछ समझ में नहीं आता। वह बादल जी के छिचोरे और टुच्चेपन पर असमंजस में थी। शेखर ने कहा, करना क्या है? ऐसे ही चुपचाप इसे खेल की तरह लो। तुमने अपना यही सिद्धांत भी तो बना लिया है। शेखर की आवाज़ हवा में घुल गई। मुक्ता ने आवाज़ को कम सुना, शब्दों की गंध को पकड़ा। वह कुछ कहती कि शेखर ने कहा, छोड़ो मुक्ता, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? जल्दी ही सेशनल आने वाले हैं। सेशनल की मुझे क्या चिंता है? यहाँ तो सुंदरता के नंबर हैं और तुम कहते हो कि मैं सुंदर हूँ, बोली वह। इसमें क्या गलत कहा? तुम सुंदर हो तो हो, मैं क्या, बहुत लोग यही कहते हैं। तभी तो नंबर 1, 2 और 3 जाल हाथ में लिए हुए पीछे लगे हुए हैं। शेखर की बात पूरी नहीं हुई थी कि इतने में चने मुरमुरे बेचने वाला लड़का न जाने कहाँ से आकर खड़ा हो गया। जैसे लगा यहीं कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ था और मौका पाकर प्रकट हो गया हो। चने मुरमुरे की पुड़िया मुक्ता की ओर बढ़ा दी। लो दीदी। सब कुछ भूलकर मुक्ता ने चने मुरमुरे के कुछ दाने शेखर की हथेली पर भी रख दिए और खुद भी खाने लगी। शेखर से दूर सामने फैली घास पर 2 पिल्ले खेल रहे थे। इनमें एक काला था, दूसरा काला नहीं था। वह कुछ कहता कि मुक्ता बोली, कितने प्यारे हैं दोनों। उसने टचवुड करते हुए बेंच पर 2-3 बार टचअप में हाथ से छुआ, इसलिए कि हम दोनों ने एक साथ उधर देखकर संभाव से एक ही बात सोची, ये दोनों की एक ही केमिस्ट्री मेल खाती है। आज का क्या समाचार है? बैठने के साथ ही शेखर ने पूछा। तुमको तो बस समाचारों की चिंता रहती है, और भी कुछ पूछा कभी?
मुक्ता ने किंचित रोष, झुंझलाहट और परिहास के साथ उत्तर दिया। रोष और झुंझलाहट थी नहीं, किंतु उसे ऐसा लगा यह सहज कथन था। शेखर मुस्कुराया भर और कुछ कहता कि वह बोली, लगता है तुम अपना सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हर चीज को समाचार की ही तरह देखते हो। मुझे भी, उसने उल्हाना सा दिया। इस उल्हाने से में उसका प्यार दीप्त हो उठा। इस क्षण में उसे लगा कि उसके हाथों में चकमक पत्थर की रगड़ से प्रकाश जैसा झर रहा है। वह मुस्कुराकर उसकी ओर देखता रहा। चकमक से प्रकाश अब भी झर रहा था। उसका हाथ सहज ही मुक्ता के कंधे पर चला गया। अच्छा बताती हूँ, सुनो। तुम एक हफ्ते से गायब थे। मैं नंबर 3 के साथ एक सेमिनार में जयपुर गई थी। शेखर ने कुछ नहीं कहा और ध्यान से उसकी तरफ देखता रहा, जैसे उसे वह पहली बार देख रहा हो। नई तरह से देखते हुए उसने आगे सुना। जयपुर में एक होटल के कमरे में एक रात रुके। वे कुछ कहते या करते। मैंने उनसे कहा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। वे ध्यान से चुपचाप सुनते रहे। मैं आपके साथ एक विश्वास करके आई हूँ, घर से पूछ कर आई हूँ ना? वे बोले, हाँ। तो हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी और अपने आप से घृणा होने लगे। वे मुस्कुराए थे, जैसे भरोसा दे रही हूँ या आश्वस्त कर रही हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही होगी। लेटे हुए वे एक मासूम शिशु की तरह लग रहे थे। मुझे उन पर लाड आ रहा था। मैंने उनके बालों को सहलाया। उस क्षण में न जाने क्या सोच रहे थे। सर, एक बात पूछूं? क्या? क्लास में आप मेरी तरफ ही क्यों देखते रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वे कुछ सोचते हुए बोले। मुझे लगा मुझे ही तो भ्रम नहीं हो गया, या फिर वे ही झूठ बोल रहे हैं। सच कहूँ, मुझे उस समय वे बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने बैठकर मुझे चूम लिया। उनकी आंखें बंद थीं, शायद वे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। दुनिया गणित नहीं है। मैं तुम लोगों को जो पढ़ाता हूँ उस प्लस माइनस, गुणा भाग, अल्फा बीटा थीटा गामा से जीवन में क्या बनेगा? सब कुछ शून्य है। डिस्क की हम सब का मिलना पहले से तय है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह हमारे अंदर कहीं कोई जैविक हार्ड डिस्क है। उसमें जीवन में हम क्या क्या करते हैं इसका सारा डेटा संचित होता रहता है। हमारी जब मृत्यु होती है, हम जन्म लेते हैं, सारे डेटा उस हार्ड डिस्क में बने रहते हैं। हाँ, किसी तरह से कभी कोई डेटा करप्ट हो जाए तो अलग बात है। हम सब एक शून्य में घूमते रहते हैं। बोलते हुए वे किसी संत, किसी दार्शनिक से लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ उनका हल्का सा चूमना समझ में आया। कमरे का पंखा शून्य में घूम रहा था। वे आंखें मीचे मेरे चुंबन में थे। कम से कम इस दुनिया में तो नहीं थे। मुक्ता कहीं और ग्रह से चलकर कमरे में लौट आई थी। उसने शेखर की ओर देखा। वह भी यहाँ नहीं था। लगा कि वह नहीं, उसके शरीर की 3D फोटोकॉपी यहाँ रखी हुई है। वह किसी ऐसे ही शून्य में चला गया था। हम लोग शहर घूमने निकले। मुक्ता ने अपनी छूटी हुई बात आगे बढ़ाई। एक जगह किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हम लोग भी देखने के लिए वहाँ गए। फिल्म शूटिंग की टीम में सर का कोई परिचित था। दोनों बहुत समय के बाद मिले थे। सर ने हमारा आपस में परिचय कराया। कहते हुए वह किसी सपने में उतर गई, जैसे सपने में ही वह बोलती रही। मैं कई बार सोचती थी कि काश मैं भी किसी फिल्म में होती तो नेम फेम एक्ट्रेस होती। और मैं आश्चर्य से भर गई, जैसे मेरा सपना सर ने देख लिया हो। उन्होंने अपने उस परिचित आदमी से मेरे लिए बात की। कोई छोटा सा रोल मिल जाएगा क्या? उस आदमी ने निर्देशक से बात करके हाथ के इशारे से हमें अपने पास बुलाया। पूछा, कभी कोई नाटक वगैरह में काम किया है? मैंने झूठ बोल दिया, जी हाँ किया है। और इतना भी जोड़ दिया कि अपने कॉलेज की नाटक मंडली रंगायन में थी। हमारा नाटक बकरी प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था। आश्चर्य कि उन्होंने हाँ बोल दिया। मेरा चेहरा फोटोजेनिक है। यू डिजर्व। रोल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। एक होटल के रिसेप्शन पर बैठना था। मुझे हीरो से रूम के लिए लॉग बुक में उसके डिटेल्स एंट्री करने थे। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके उसे वापस करते हुए
वेलकम सर, थैंक यू कहना था। कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो आप कॉल कर दीजिए कहना था। यह सब एक पल में घट गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु यह रियल था, सपना या कोई फैंटेसी नहीं थी। वह अब भी उस अच्छे सपने में थी। रियली? खुशी में यह पूछते हुए उसे शेखर ने सपने से बाहर निकाला। बिल्कुल शेखर, बिल्कुल सच था। वह बहुत खुश थी। शेखर उसे देखते हुए सोचने लगा, छोटे कस्बे की लड़कियों में जो एक क्रेज होता है टेलीविज़न और फिल्म में अपने आप को देखने का, एक रजत दमित इच्छा, वह उन्हीं में से एक है। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की भी परवाह रहती है। उस बीते हुए सुनहरी सपने के आलोक में घिरी मुक्ता के चेहरे में यही दिखा। उसकी मासूम आंखों में एक अचरज भरी चमक थी। अचानक शेखर ने यह कहते हुए बातचीत के छोटे छोर को पकड़ने की कोशिश की। तुम्हारे सर ठीक ही कहते हैं। हम लोग जीवन भर जोड़, गुणा, भाग के गणित में ही तो लगे रहते हैं, और संसार में क्या है। मुक्ता ने इस भाव को एक अर्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया। कहा, पता नहीं शेखर, कभी कभी मुझे लगता है कि उनके भीतर तुम बैठे हो। कभी नंबर 2 और कभी कभी वे स्वयं दिल के दरवाजों को हटाते हुए प्रवेश करते रहते हैं। कुछ रुक कर आगे बोले, कभी वे दार्शनिक हो जाते हैं, कभी मित्र, कभी अपनी बेटी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। कुल मिलाकर वे मुझे अच्छे लगते हैं। इन क्षणों में शेखर को मुक्ता अलग ही मुक्ता लग रही थी। आज की संध्या इतनी बातों में बुझने लगी। अब चलें? वह बोला। मुक्ता ने भी कहा, ओके जी, मिलते हैं रात को। गुड इवनिंग बेबी, बाय, टेक गुड केयर ऑफ यू। ओके जी, बाय बाय। उस जाती हुई को उसने पीछे से देखा। उसका ध्यान अचानक उसकी काली टी शर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ था। आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन रूइंड मी। देखकर वह मुस्कुराया भर। 1 महीने बाद विदा की बेला थी। इंस्टीट्यूट की परीक्षाएं हो चुकी थीं। मास कम्युनिकेशन का 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा पूरा हो चुका था। शेखर को यह शहर छोड़ देना था। वह दिल्ली में जाकर अपने लिए जगह बनाएगा। ऐसा वह अक्सर मुक्ता और अन्य साथियों से कई बार कह चुका था। मैं भी यहाँ से छोड़कर दिल्ली आ जाऊंगी तुम्हारे पास। पार्क की इसी बेंच पर बैठकर वह इसी बात को कई बार बोल चुकी थी। आज पार्क में बैठने का अंतिम दिन था। सब कुछ पहले जैसा ही था। पेड़ भी वही थे, हाथ हिलाते उन दोनों का अभिवादन करते हुए। आसपास कई रंगों के फूल भी सुख दुख की तरह खिले हुए थे। पत्तियां, घास और तितलियां और चिड़ियाएं भी उनकी ओर मुस्कुराकर देख रहे थे। आकाश भी उनके ऊपर आशीर्वाद की तरह छाया हुआ था। आज अचानक पूर्वी दिशा में काले बादलों का झुंड आ गया और सूरज का चेहरा ढांपने की कोशिश करता दिखा। पहले के बादलों और इन बादलों में इतना ही अंतर था कि आज वे पानी से भरे हुए थे। लगा जैसे अब बरसे कि अब बरसे। कुछ ही देर में बूंदाबांदी होने लगी। शेखर की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। मुक्ता ने मुस्कुराकर उसके आंसू अपने रूमाल से पोंछते हुए कहा, छी, तुम तो लड़कियों की तरह रोने लगे। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की। ऐसे नहीं शेखर, ऐसे रोते नहीं। मैं खुद यहाँ से जाने वाली हूँ। मैं भी दिल्ली किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगी। और फिर मोबाइल फ़ोन तो है ना हम दोनों के पास। वह रोते रोते मुस्कुराया, जैसे रोते हुए बच्चे को दिलासा का खिलौना मिल गया हो। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगा। अब उसने मुक्ता के हाथों को अपने हाथों से मुक्त किया। कुछ देर तक बैठने के बाद सारे संवाद चुक गए। दोनों अपनी अपनी दिशाओं में लौट रहे थे। दोनों ने विदा में हाथ लहराए, जैसे मंगल ग्रह पर जा रहे हों। दोस्ती हाथ और आँख के संबंध की तरह होती है। जब हाथ को चोट लगती है तो आँख भर आती है। जब आँख रोती है
तो हाथ उसके आंसू पोंछ देता है। मुक्ता का मैसेज था, पढ़कर शरद हमेशा की तरह मुस्कुराया भर। यह थी आगरा निवासी हरिमोहन जी की एक सुंदर अभिव्यक्ति कहानी के रूप में, शून्य में हम। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह आधुनिक कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।